फ्रेंड्स, आज मैं आपको उत्प्रेरक के बारे में कुछ बता रहा हूँ। कंप्यूटर में मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ मेरे अपने बनाए हुए नोट्स हैं, उसके जरिए कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। लीजिए देखिए उत्प्रेरक। बच्चे, यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ पर एक येलो रंग के जो आपको बॉस दिख रहे हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड के पिंक पोटेशियम क्लोराइड के सेल जो बनेगा, और ग्रीन जो है ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, हम इसे गर्म करते हैं तो लगभग पहले जब हम बिना किसी कैटलिस्ट के हम गर्म करें तो 653 से 873 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ रहा है, और इसके बावजूद अभिक्रिया की दर जो है काफ़ी कम हो रही है। देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, हम MnO2 उत्प्रेरक का प्रयोग कर रहे हैं। MnO2 उत्प्रेरक का प्रयोग करने के बाद उत्प्रेरक का प्रयोग करने के बाद जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है, देखो, पोटेशियम क्लोराइड में परिवर्तित हो रहा है और ऑक्सीजन गैस बन रही है, और यहाँ पर अभिक्रिया की दर जो है बढ़ जा रही है, और जो टेम्परेचर है उसकी मात्रा भी कम हो जा रही है। तो इस प्रकार पोटेशियम जो मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक है यहाँ पर ब्लू कलर में, उसकी मात्रा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो उत्प्रेरक की क्या डेफिनेशन हुई? वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम या अधिक कर देते हैं, परंतु अभिक्रिया के अंत में उनके द्रव्यमान व संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ पर अमोनिया का उत्पादन हाइब्रिड विधि से करने पर हम देख रहे हैं कि Fe कैटलिस्ट का प्रयोग हो रहा है, और Fe के साथ MO एक मोलिब्डेनम का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रमोटर है, ये जो है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों को बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट है आयरन, देखिए यहाँ पर मोलिब्डेनम यहाँ पर जो है उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ा रहा है, सक्रिय केंद्रों को बढ़ा रहा है। यहाँ पर मोलिब्डेनम क्या करता है, सक्रिय केंद्रों की संख्या इस तरीके से बढ़ा देता है। आपको जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं, ये वर्धक हैं, यानी कि सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ा रहे हैं। प्रोडक्ट अभिकारक आ रहे हैं, प्रोडक्ट बन के जा रहे हैं। अभिकारक यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोडक्ट बन के जा रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ बढ़ जा रहा है, उत्प्रेरक की क्रियाविधि को बढ़ा रहा है, यानी कि अधिशोषण की क्रिया जो है बढ़ जा रही है यहाँ पर सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ने की वजह। इसी प्रकार उत्प्रेरक विष जो होते हैं क्या करते हैं, सक्रिय केंद्रों की संख्या कम कर देते हैं, जिस उत्प्रेरकों की क्रियाविधि जो होती है, सक्रियता जो होती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल देख रहे हो यहाँ पर, एल्काइन का यदि हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PdBSO4, यहाँ पर क्विनोलिन जो है लेड एसीटेट जिसे बोल रहे हैं, क्विनोलिन लेड एसीटेट, यहाँ पर एल्कीन बनाते हैं। अगर क्विनोलिन का प्रयोग न किया जाए तो एल्कीन न बनकर ये एल्केन में परिवर्तित हो सकता है। इसमें उत्प्रेरक यहाँ दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस समांगिक उत्प्रेरक और हेट्रोजीनियस विषमांगी उत्प्रेरक। होमोजीनियस उत्प्रेरक में उत्प्रेरक जो होते हैं अभिकारक की समान प्रवस्था में होते हैं, यानी कि जिस प्रवस्था में अभिकारक होते हैं उसी प्रवस्था में हमारा उत्प्रेरक होता है। जैसे यहाँ पर देखो, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का यदि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, तो तीनों अवस्था यहाँ पर गैसेस स्टेज में है। इसके साथ ही जो हमारा उत्प्रेरक NO है, ये भी क्या है, गैसेस अवस्था में है। इस प्रकार NO यहाँ पर समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर सुक्रोज का क्या हो रहा है, इन्वर्जन कर रहे हैं हम ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। तीनों यहाँ पर आप देख रहे हो, सुक्रोज और पानी जहाँ पर अभिकारक है, ये H2SO4 के साथ क्या है, द्रव प्रावस्था में है। तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा समांगी उत्प्रेरक का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर सभी क्या है, सॉल्यूशन फेज में है। अगला एग्जाम्पल हमारा विषमांगी उत्प्रेरक का है। विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होते हैं, अभिकारक, यहाँ पर आपको अभिकारक तो गैसेस फेज में है, परंतु यहाँ पर जो उत्प्रेरक है क्या है, सॉलिड फेज में है। इस प्रकार यहाँ पर Fe उत्प्रेरक कहलाएगा विषमांगी उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के लिए।
बिस्मांगी उत्प्रेरक का अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पर यह है, देखो वेजिटेबल ऑयल का हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं निकल की उपस्थिति में, और वेजिटेबल घी बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि अभिकारक के दो जो फेज हैं, एक लिक्विड फेज में है, गैसेस अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर जो उत्प्रेरक है वो क्या है, सॉलिड फेज में है। इस प्रकार निकल यहाँ पे क्या होगा, बिस्मांगी उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इस प्रकार देखिए, समांगी उत्प्रेरक में अभिकारक उत्पाद उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कुछ यहाँ भी और देख लीजिए। SO2 प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ NO SO3 बना रहे हैं, तीनों गैसेस फेज में हैं। इसी प्रकार C12H22O11 का जब हम जल अपघटन कर रहे हैं, क्या ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन रहा है, यहाँ पर H2SO4 जो ले रहे हैं, इनके साथ क्या है, अभिकारक के साथ लिक्विड फेज में, द्रव प्रावस्था में। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर CH3COCH3 एस्टर जो है, इसका जल अपघटन कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एसिड और अल्कोहल बन रहा है। ये भी क्या है, इसमें तीनों एक्वस फॉर्म में हैं। ये भी हमारा क्या है, समांगी उत्प्रेरक का एग्जाम्पल है। इसी का बिस्मांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं, जिसमें अभिकारक उत्पाद उत्प्रेरक अलग अलग प्रावस्था में होते हैं। जैसे SO2 प्लस O2 का यदि आप प्लेटिनम के साथ यदि हम क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो अभिक्रिया की दर तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ प्लेटिनम क्या हुआ, बिस्मांगी उत्प्रेरक। इसी प्रकार अमोनिया के उत्पादन में Fe जो आयरन है, ये बिस्मांगी उत्प्रेरक कार्य कर रहा है। और यहाँ पर अमोनिया क्या कहते हैं, यहाँ पर NO का जो HNO3 बनाते समय जो NO का उत्पादन करते हैं, वहाँ पर जो क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेटिनम कैटालिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं। ये भी NH3 और O2 के साथ क्या है, यहाँ पर ये बिस्मांगी उत्प्रेरक की प्रावस्था में। तो ये हमारा एक प्रकार का वर्गीकरण हो गया। एक अलग दो वर्गीकरण और हमारे हैं, धनात्मक उत्प्रेरक और ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। क्या होगा, SO2 प्लस O2 2SO3, N2 प्लस 3S2 इक्वल 2NH3 इन प्रेजेंस ऑफ Fe, KClO3 इक्वल टू KCl प्लस 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। ये सब क्या है, हमारे धनात्मक उत्प्रेरक हैं। इसी ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो अभिक्रिया का वेग घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, H2O2 का ग्लिसरॉल की उपस्थिति में क्या होता है, O2 और H2 में अपघटन हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारा ये एस्टेडिहाइड है, इसका ऑक्सीकरण जो है सल्फर की उपस्थिति में नहीं होता। यदि हमें इसका ऑक्सीकरण नहीं कराना हो तो क्या करते हैं, थोड़ा सल्फर इसमें डाल देते हैं, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीकरण रुक जाता है। इसका पेट्रोल का टेट्राएथिल अपस्फोटन जब होता है तो टेट्राएथिल लेड मिलाते हैं, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं, इसे क्रैकिंग रोक देते हैं। इसके अलावा जो उत्प्रेरक की कैटेगरी है, स्वतः उत्प्रेरक। ऐसे उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वह स्वयं अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वयं उत्प्रेरक करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, अभिक्रिया मंद गति से होती है, और जैसे जैसे हमारा उत्पाद बनने लगता है, यह स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है, अभिक्रिया की गति जो है बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एस्टर CH3COC2H5 के जल अपघटन कर रहे हैं, तो CH3COH प्लस C2H5OH बन रहा है। यहाँ पर CH3COH क्या है, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो शुरू में तो इसके उत्पादन कम होता है, लेकिन जैसे ही बनना आरंभ करता है तुरंत फिर क्या करता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। इसी प्रकार 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है, इसका हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड से क्रिया करा रहे हैं, क्या बन रहा है, MnSO4 बन रहा है। तो यहाँ पर Mn आयन क्या करते हैं, यहाँ पर स्व-उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं। अगला है प्रेरित उत्प्रेरक। इसमें क्या होता है कि जब अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया की प्रेरण से तीव्र हो जाती है, उसे बोलते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे आप यहाँ पर देखिए, Na2SO3 जो है, इसका ऑक्सीकरण जब करते हैं तो Na2SO4 बन रहा है, परंतु Na2SO3 सोडियम आर्सेनेट का क्या कर रहा है, कोई रिएक्शन इसकी ऑक्सीकरण इसमें नहीं हो रहा है। परंतु जब दोनों को मिलाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या हो जाता है, दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर क्या है, ये प्रेरित उत्प्रेरक का कार्य कर रही है पहली अभिक्रिया। इसके लिए अधिकतर बिस्मांगी उत्प्रेरक ठोस होते हैं, इसलिए मैं आपको ठोस उत्प्रेरक की यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ। नंबर 1, सक्रियता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में क्या होता है, वो उसको इनिशिएट कर लेता है, यानी कि वो उत्प्रेरक अच्छा उत्प्रेरक बना जाएगा जो कम से कम मात्रा में प्रयुक्त किया जाए। दूसरा है विशिष्टता। एक पदार्थ सभी अपक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक कार्य नहीं कर सकता, हर एक अपक्रियाओं के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक
कार्य करते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। नंबर 3, अपरिवर्तनशीलता। अपक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का भार व संगठन नहीं बदलता, इसका केवल भौतिक स्वरूप ही बदलता है, यानी कि इसका भौतिक स्वरूप चेंज होता है, बाकी और कोई चेंज इसमें नहीं आता है। ये हम डेफिनेशन में देखा था। चौथा है, अपक्रिया ये आरंभ नहीं करता, ये केवल अपक्रिया के दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता, हाँ साम्यावस्था में स्थापित होने वाले समय को कम कर देता है, यानी कि माना कोई साम्य अगर 4 सेकंड में स्थापित हो रहा है तो उत्प्रेरक दाल में 2 सेकंड में लगभग स्थापित हो जाएगा। अगला है, उत्प्रेरक अपने अनुकूलतम ताप पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। हर एक उत्प्रेरक के लिए टेम्परेचर फिक्स होता है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उत्प्रेरक अधिक क्रियाशील होते हैं। 7वां है, उत्प्रेरक उत्पाद की प्रकृति को नहीं बदलता। जो उत्पाद हमें विदाउट उत्प्रेरक मिल रहा है वही उत्पाद में उत्प्रेरक के साथ भी मिलता है, परंतु उत्प्रेरक का प्रयोग करने पर कम समय में अच्छी मात्रा में हमें जो है उत्पाद मिल जाते हैं। ये उत्प्रेरक की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। ठोस जो उत्प्रेरक हैं हमको मेटल्स के रूप में, मेटल ऑक्साइड के रूप में, मेटल सल्फाइड के रूप में और क्लेज के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और इन ठोस उत्प्रेरकों की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं, इनकी सक्रियता और विशिष्टता होती है, जिनको अभी हमने महत्वपूर्ण विशेषताओं में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, CO और H2 का यदि हम कॉपर उत्प्रेरक के साथ यदि हम क्रिया कराते हैं तो हमें HCHO मिलता है। यदि हम कॉपर और हाइड्रोजन का यदि हम निकिल उत्प्रेरक के साथ क्रिया कराते हैं तो मीथेन और जल में वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। इसी प्रकार हम CO और H2 का CO/ZnO-CrO2 इस उत्प्रेरक के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है, हमें मैथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इस प्रकार आप देख रहे हो कि अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक अलग अलग प्रकार के जो हमें क्या कर रहे हैं, उत्पाद दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ विशिष्टता, अलग अलग प्रकार के उत्प्रेरक की विशिष्टता यहाँ पर अलग उत्प्रेरक की दिखाई दे रही है। यहाँ पर बच्चों आपको मैं अब नया आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। वह उत्प्रेरकी अपक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अपक्रियक तथा उत्पाद अणुओं के साइज पर निर्भर करता है, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण या आकृति चयन उत्प्रेरण कहलाती है। इनमें क्या है, जिन अपक्रियाओं में आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है ऐसे उत्प्रेरक जियोलाइट कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, इनके आकृति होते फिक्स होती बीच में, ठीक है ना, उसी सेब के जिस सेब का इसमें बीच में इसमें खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान पाया जा रहा है, उसी सेब के इस के मतलब उत्प्रेरक उस सेब के अभिकारक इसमें जो है कार्य कर सकते, ये उसी के लिए कार्य करेगा। अभिकारक अणुओं के आकार इनमें उपस्थित रंध्रों में से न तो अधिक होने चाहिए और न कम होने चाहिए, यानी कि जो इसमें रंध्र दिखाई दे रहे हैं इस रंध्र में उनके अभिकारक अणुओं के आकार बिल्कुल फिट होने चाहिए। इस प्रकार सेफ सेलेक्टिव नाम इसी प्रकार इसलिए दिया गया है। ये इसके फॉर्मूले हैं। इसमें यहाँ पर आप ये जियोलाइट जो सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है उसका फॉर्मूला दिया गया है, आप देखिए गौर से। यहाँ पर MXN AlO2 × X SiO2 × Y ब्रैकेट के अंदर इंटू ZH2O। यहाँ पर N है कितना चार्ज इसके मेटल आयन में कितना चार्ज है, मेटल आयन यहाँ पे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, C2 पॉजिटिव इत्यादि ले सकते हैं। और Z जो है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ द हाइड्रेशन यहाँ पर है। यहाँ आपको ZSM5 नामक जियोलाइट दिखाई दे रहा है। ये जियोलाइट एल्कोहल को सीधे गैसोलीन में यानी पेट्रोल में बदल देता है। ये विशेष प्रकार का सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। जियोलाइट को प्रयोग करने से पहले इसको गर्म किया जाता है ताकि इसमें जितने भी रंध्र में वाटर मॉलिक्यूल्स या कुछ ऐसे अवयव हैं जो कि वाष्पित किए जा सकते हैं तो आसानी से क्या होता है, जो रंध्र हमें फिर से प्राप्त हो जाते हैं और जो फिर जो है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट के लिए तैयार होते हैं। आप देखिए इस प्रकार ये पोरस हो जा रहे हैं और फिर ये दोबारा प्रयोग के लिए कार्य में आते हैं।
जियोलाइट का प्रयोग वाटर के प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। औषधि बनाने में, कई सारी औषधियों के निर्माण में इस तरह का प्रयोग किया जाता है। ये उत्पादन में भी इसका कई जगह हम प्रयोग करते हैं। जैसे ऑक्टेन के क्रैकिंग में, जब हम ऑक्टेन का क्रैकिंग करते हैं ZSM5 की जियोलाइट की उपस्थिति में, तो हमें C1C2C3 हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर में प्राप्त होता है। इस तरह मोटर फ्यूल्स का हम HY जियोलाइट का प्रयोग करके हम मोटर फ्यूल्स का हम संश्लेषण कर सकते हैं। इस प्रकार आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक को हम एक बार और देखते हैं। वह उत्प्रेरकीय अपक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अपक्रिया तथा उत्पाद अणुओं की साइज पर निर्भर करता है। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक या आकृति चयन उत्प्रेरण कहलाती है। जिन अपक्रियाओं में आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, ऐसे उत्प्रेरक जियोलाइट कहलाते हैं। अभिकारक के अणुओं का आकार इनमें उपस्थित रंध्र के आकार से न तो अधिक होना चाहिए और न कम होना चाहिए। धातु के एल्यूमिनियम सिलिकेटों को ही जियोलाइट कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र हमारा MXN Al2O3 Al2O(x) SiO2y और ब्रैकेट के अंदर फिर H2, जहाँ N धातु में उपस्थित आवेशों की संख्या है। जब जियोलाइटों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो जियोलाइटों का निर्जीकरण हो जाता है और जियोलाइट में छिद्र या रंध्र फिर दोबारा बन जाते हैं और ये मधुमक्खी के छत्ते के समान चित्र में दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देते हैं। अब इस संरचना में कुछ सिलिकॉन के कण एल्युमिनियम को प्रतिस्थापित कर देते हैं और AlOSi तरह की संरचना बनाते हैं। और आपको मैंने दिखाया था इस वाले वीडियो में, ZSM5 नामक जियोलाइट एल्कोहल को सीधे गैसोलीन में परिवर्तित कर देता है। मैं आपको एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में बता रहा हूँ। ये विशेष रूप से प्राकृतिक प्रक्रमों से संबंधित अपक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अध्ययन जैव रासायनिक उत्प्रेरण कहते हैं। ये जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक होते हैं। उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। ये जल में कोलाइडी विलयन बनाते हैं और बहुत ही प्रभावी उत्प्रेरक होते हैं। ये जीवित पेड़ पौधे व जंतु से भी प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार एंजाइम उत्प्रेरकों की परिभाषा के रूप में ये सब बातें हमें जाननी होगी। बहुत से एंजाइम उत्प्रेरक जिसका प्रयोग हमारे शरीर के अंदर हमारे पाचन क्रिया में होता है। जैसे हमारे शरीर में पेंक्रियाज नाम का, पेंक्रियाज में कई तरह के हमारे एंजाइम उत्प्रेरक जो हैं सीक्रेट होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन और पेनक्रिएटिक एमाइलेज और लाइपेज। तो प्रोटीन जो है ट्रिप्सिन के थ्रू और शुगर पेनक्रिएटिक एमाइलेज के थ्रू और फैट्स जो है लाइपेज के थ्रू सिंपलर मॉलिक्यूल में अपघटित हो जाते हैं। जब खाना हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो भोजन जो है एंजाइम उत्प्रेरकों की सहायता से एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अपक्रियाएं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पर केन शुगर का हम जल अपघटन करते हैं इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार ग्लूकोज का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति यदि हम अपघटन करते हैं, यदि हम इसका कुछ तो क्या मिलता है, एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में प्राप्त होती है। यहाँ पर अन्य एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में यदि अपघटित कराते हैं तो ये माल्टोस में परिवर्तित हो जा रहा है। उसी तरह माल्टोस जो है माल्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जा रहा है। इसी प्रकार देखो यूरिया का यूरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में हम इसका अपघटन अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कर सकते हैं। यूरेज को सोयाबीन से प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूध का दही में परिवर्तन लैक्टोबैलिसिस नाम के एंजाइम की उपस्थिति में होता है। इसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। ये 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए अप्रोप्रिएट होता है। इस टेम्परेचर के रेंज में लैक्टोबैलिसिस जो होता है दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर एंजाइम के अभिलक्षण बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, उच्च विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। सर्वोत्तम दक्षता की होता है, यानी कि इसका एक अणु प्रति अणु जो है 10⁶ गुना रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ये इष्टतम ताप पर ही सक्रिय होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि दूध का दही का जमना जो है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो होता है, अप्रोप्रिएट उसके लिए सक्रियता उस एंजाइम की होती है।
और इसका पीएच लेवल भी 5 से 7 के बीच में अप्रोप्रिएट माना जाता है। चौथी जो है, इसकी सक्रियता में सह एंजाइम की उपस्थिति में इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। और पांचों जो संदमक और विष इसकी सक्रियता को कम कर देते। जैसे हमने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा था, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक, यहाँ भी सह एंजाइम उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं और संदमक या विष जो है इसकी सक्रियता को कम कर देते हैं। कुछ एंजाइम के एग्जाम्पल को हम यहाँ भी देखते हैं। देखो यहाँ पे यूरेज एंजाइम से अमोनिया और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। दूध लैक्टोबैलिसिस से दही में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पर माल्टोज जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जा रहा है माल्टेज नामक एंजाइम में। और इन्वर्जन ऑफ शुगर यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इन्वर्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में हो रहा है। जाइमेज जो है ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसी प्रकार स्टार्च माल्टोज में डायस्टेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपको मैं एंजाइम उत्प्रेरण क्रिया बता रहा हूँ। यह प्रक्रिया 2 पद्धतियों में पूर्ण होती है। उससे पहले आपको देख लीजिए एंजाइम, ये जो आपको एंजाइम लिखा हुआ दिख रहा है, इसके स्वयं में कई सारे सक्रिय केंद्र होते हैं। इनकी विशिष्ट आकृति होती है और यह विशिष्ट आकृति के कारण ही विशिष्ट प्रकार का सबस्ट्रेट जो है इसके सक्रिय केंद्र के साथ जुड़ सकता है और वही जो है इससे जुड़कर प्रोडक्ट में उत्पाद में परिवर्तित होता है। तो एंजाइम के इस कोलाइडी कणों की सतहों पर बहुत सारे कोटर अभिलाक्षणिक आकृति के होते हैं। इसमें सक्रिय समूह जैसे NH2, COH, SH, OH एक्सेट्रा होते हैं। सतह पर वास्तव में यही क्या होते हैं, सक्रिय केंद्र होते हैं। परिपूरक आकृति के अभिक्रिया कणु जिन्हें सबस्ट्रेट कह रहे हैं, इन कोटरों पर फिट होकर संकुल का निर्माण करते हैं। ये देखिए संकुल का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, इसे कोटर में फिट हो गए हैं सबस्ट्रेट अभिक्रियक। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखो अभिक्रियक यहाँ पर अलग ही आकृति का आ रहा है जो इसमें फिट नहीं हो रहा है। अतः यह अभिक्रियक इस एंजाइम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा। देखो दूसरा एंजाइम, वो अभिक्रियक जो इसके कोटरों में फिट हो जा रहा है, वही एंजाइम जो होता है इस अभिक्रिया के लिए क्या होता है, प्रभावी होता है। मैकेनिज्म की इस विधि को कीलॉक मैकेनिज्म कहते हैं। जिस प्रकार ताला चाबी में फिट हो जा रहा है उसी प्रकार अभिक्रियक एंजाइम के उसमें क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। कीलॉक सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पर एंजाइम जो है अभिक्रियक के साथ सक्रिय संकुल बना रहा है और फिर जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो देखिए ये प्रोसेस 2 स्टेप में हो रहा है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, पहले एंजाइम अभिक्रियक के साथ क्या बना रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। स्टेप 2 में जो है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। पर एंजाइम उत्प्रेरक के कुछ कमर्शियल हमारे पास उपयोग हैं। जैसे आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में, अमोनिया के उत्पादन में और नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में हम क्या करते हैं, एंजाइम उत्प्रेरक का भी हम प्रयोग करते हैं। बच्चों आपको मैंने कोशिश की है कि वीडियो और कुछ प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको कुछ समझाने का प्रयत्न करा जाए ताकि आपको समझ में आसानी से आ सके। अगर कोई दिक्कत कुछ इस तरीके की होती है तो आप मुझे पूछ करके फ़ोन द्वारा अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। थैंक यू।